ओके गाइस, तो पहले यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग टेक्निकल बातें कर रहे थे, N8N का यूज़ कर रहे थे, LLM मॉडल्स यूज़ कर रहे थे, फुल स्टैक कोडिंग भी यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी बनाए। ठीक है। तो लेकिन हमने अभी तक कोर फाइनेंस की अच्छे से बात नहीं करी है, जो हम लोग पहले करते थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइनेंस। ठीक है। अभी तक हम लोग मिक्स यूज़ कर रहे थे, टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस। लेकिन इस वाली प्लेलिस्ट में पूरा मैं बात करने वाला हूँ एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करने की। बेसिकली एक पोर्टफोलियो तैयार करूँगा, कैसे कैसे हम लोग पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बैक टेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। अलग अलग तरीके हैं, कितने एसेट क्लास हम लोगों को लेने चाहिए, कौन कौन से सिक्योरिटीज़ बाय करने चाहिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो हमको जो एनुअल रिटर्न है 20 से 25% या फिर 12%, सबका अलग अलग नेचर के हिसाब से तो मैंने डिवाइड कर दिया है 3 फेस में। सबसे पहले जिसको कंजर्वेटिव वे में जाना है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हाई। ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे होंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे एक पोर्टफोलियो मेकिंग। ठीक है। हम लोग एआई का भी यूज़ करेंगे कि एआई कैसे एलोकेट करता है, और हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस या फिर जो भी हम लोग फंडामेंटल यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे मैंने स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने एक बहुत बोरिंग सा एक रिपोर्ट बनाया था लेकिन उसको स्लाइड में कन्वर्ट किया और यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट में दिखाता तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता, लेकिन कुछ हम लोग इमेज में देखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन का एक प्ले बुक। ऑब्वियसली हम लोग एक यहाँ पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने जा रहे हैं खुद का, कि लेट्स से यहाँ पे किसी के पास भी एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो वो कहाँ कहाँ पे लगा सकता है। मनी सर्कुलेशन, की मार्केट का पैसा मार्केट में कैसे घुमाते हैं और हर एक चेक पॉइंट पे मार्केट से कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। लॉस में भी आएगा, प्रॉफिट में भी आएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे हमको होना चाहिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो भी 10 से 12%, क्योंकि उससे ऊपर तो इन्फ्लेशन है आजकल। ठीक है, 6-7% का तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो चलो, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन की, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एसेट एलोकेट करेंगे। तो फिर अब बात आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन क्या होनी चाहिए हमारी, कि जो हमारा रिस्क एपेटाइट है वो पता होना चाहिए। रिस्क एपेटाइट सबको अपना पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना अगर कैपिटल है, मैं उसमें से कितना रिस्क ले सकता हूँ। लेट से यहाँ पे किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, तो वो 10,000 रुपये रिस्क ले सकता है, या फिर 1,000 रुपये रिस्क ले सकता है, या फिर जो भी अपने हिसाब से होगा। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं यहाँ पे, जो भी है नेटवर्थ, कैश फ्लो, सब पता होना चाहिए। इमरजेंसी फंड अगर हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो, और कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है हमेशा, बहुत जगह सुना भी होगा। पार्क होना चाहिए सेविंग अकाउंट में पैसा, कैश होना चाहिए थोड़ा सा, अगर बैकिंग के लिए गोल्ड हो तो और बढ़िया है, लेकिन गोल्ड हमारा एसेट क्लास में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कुछ कवरेज होना चाहिए हमेशा, और यहाँ पे डेट कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो उसके बाद आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, रोड मैप, कि क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमें ड्रॉ डाउन टॉलरेंस। ड्रॉ डाउन टॉलरेंस मैंने पहले ही बताया, एक तरह से रिस्क ही है, कि मैक्सिमम आप यहाँ पे ड्रॉ डाउन कितना ले सकते हो एक पोर्टफोलियो में। तो जनरली यहाँ पे 15% माइनस लोग लेते हैं, और उससे कम ही। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 20 to 30% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे इसको 15% के आसपास, क्योंकि अगर कुछ एनोमोली आई मार्केट में तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कोई क्रैश आता है, फ्लैश क्रैश, या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, या फिर कोविड का आया था, वो सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। टाइम होराइजन क्या लेके चल रहे हो, किसी का 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 12%, 15%, 20%, 50%, क्या लेके चलना है। ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पता हमको। उसके बाद ही पोर्टफोलियो मेकिंग में बढ़ना है आगे। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा DIY टाइप बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे देख देख के अपना खुद का टॉलरेंस देख के, रिस्क एपेटाइट देख के बना सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक द एजुकेशन वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलके एक साथ ही बनाएंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे कुछ एसेट क्लासेस हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेयर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे लेयर 1 आती है हमारे पास, कैश सेविंग ओवरनाइट।
तो बेसिकली आपका सेविंग अकाउंट है, एफडी होता है इसमें, जिसमें आपको 1 साल में 5 से 7% के आसपास ओवरऑल मिल जाता है। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है ज़्यादातर इन सब में। फिर उसके बाद लेयर 2 आती है हमारा, स्मॉल सेविंग हो गई, यहाँ पे कुछ एफडी हो गया अगेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेयर 1 लेयर 2 ऑलमोस्ट सेम ही हो गई हमारी। उसके बाद गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ आती हैं, फिर डेट आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स आते हैं जो हमको 6 से 7% के आसपास देते हैं। बेसिकली अभी तक हमने लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 में देखा कैश, सेविंग्स, बॉन्ड्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स, जो हमको ओवरऑल जो है 6% 7% के आसपास दे देते हैं। लेकिन इन सब में होता है हमारा लॉक इन पीरियड, जो हम लोग बात करेंगे। इवन हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अगर कैश में भी करना है तो कौन से सेविंग अकाउंट में, अगर हमको किसी एफडी में करना है या फिर हमको किसी बॉन्ड को लेना है तो कौन सा बॉन्ड लेना चाहिए, कौन सा डिबेंचर लेना चाहिए, या फिर अगर हमको कोई म्यूचुअल फंड भी लेना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड हम लोग लिस्ट आउट करेंगे कि एग्रेसिव में जाना है या फिर डेट में जाना है या फिर किस में जाना है। तो सबसे पहले एक कैटेगरी को पकड़ के उसके अंदर एनालाइज करेंगे कौन सा हमको उठाना चाहिए। तो ये सब रियल टाइम में होगा अभी, और ये ट्रैक भी होगा आगे डेज के लिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास लेयर 6 के बाद हमारे पास आता है कुछ एक्विटीज़, मिड कैप, स्मॉल कैप, एग्रेसिव, और उसके आगे भी जाओगे स्मॉल कैप एक्विटी, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, एंड रिवॉर्ड भी हमेशा ज़्यादा ही होता है। और कुछ आते हैं हमारे सेक्टर्स, कुछ आते हैं हमारे पास अनलिस्टेड एक्विटीज़। इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे इसमें आते हैं तुम्हारे स्टार्टअप्स, कुछ अनलिस्टेड स्टॉक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे होंगे कैटेगरी वाइज के हिसाब से। और इसमें हम लोग सबसे बेस्ट आउट ऑफ निकालेंगे कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, किस कैटेगरी क्लास के लिए बढ़िया होगा, कि अगर वो रिच क्लास है या फिर मिडिल क्लास है या फिर नॉर्मल इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसके बाद हमारे कमोडिटीज़ क्लास आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कमोडिटीज़, फ्यूचर क्लास, एसेट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे लेयर 13 के बाद। फिर उसके बाद और भी आ जाएंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा रिस्क भी आगे बढ़ेगा। कोई ये मत समझना कि हम लोग इसको मेन इनकम स्ट्रीम के लिए जनरेट कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है तो फिर हेजिंग में वहाँ पे पैसा बन जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोर पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, 80 से 95% के आसपास। इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे ईटीएफ्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गए, ये सब है हमारा पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट में कुछ इधर उधर होता है, मार्केट क्रैश होता है या फिर कुछ भी सिचुएशन आती है, तो 5 से 10% या फिर 20% के आसपास हमारा होना चाहिए कुछ हेजिंग में, ठीक है। हेजिंग हम लोग एफएनओ से कर सकते हैं, या फिर क्रूड ऑयल के फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग वही डिस्कस करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे सबको अलग अलग अपना क्लास पता होगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे कंजर्वेटिव हो सकता है, कोई यहाँ पे मॉडरेट कंजर्वेटिव हो सकता है, कोई यहाँ पे एग्रेसिव हो सकता है। तो अगर एग्रेसिव क्लास में जाना है तो फिर इक्विटी हम लोग सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बाय करेंगे। मॉडरेट में हम लोग 50% के आसपास इक्विटी बाय करेंगे, बाकी हमारे पास गोल्ड, डिबेंचर्स या फिर रियल इस्टेट के कुछ होंगे। और कंजर्वेटिव में सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे, और स्पेशली डेट को हम लोग ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो खाली बात यहीं तक नहीं रह जाती अभी। जैसे ही हम लोग कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसके ऊपर फिर हमको टैक्स भी देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से अगले 1 साल बाद की। तो 1 साल बाद 6 से 7% के आसपास अपना इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे। जब प्रॉफिट बुक करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो हमारे पास नेट इनकम बचेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अपना प्रॉफिट। बैक टेस्टिंग करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनी है सबका बैक टेस्टिंग करेंगे। जो भी क्राइसिस आए थे 2013 का, 2008 का या 2010 का फ्लैश क्रैश आया था, उसमें वैसे लॉन्ग टर्म वालों के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे फंसे थे। कोविड क्रैश हुआ था, तो उन सबको भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ रोड मैप है, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऑटोमेशन भी करेंगे, रीबैलेंसिंग, ठीक है, एंड डिज़ाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग मैनुअली एआई के थ्रू और खुद के नॉलेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, मल्टीपल पोर्टफोलियो बनाएंगे, ऑटोमेट करेंगे जिससे हमको बार बार बैक टेस्टिंग ना करनी पड़े।
रीबैलेंसिंग करेंगे। रीबैलेंसिंग बेसिकली यहाँ पे आइट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर यहाँ पे गोल्ड का ज़्यादा करना है या फिर कम करना है, इक्विटी क्लास में ज़्यादा बढ़ाने हैं, कुछ स्टॉक कम बाय करने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे फाइनली। कुछ लॉन्च की चेकलिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए, रिस्क लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एसेट यूनिवर्स सेलेक्टेड की कौन कौन सा हम लोग एसेट क्लास ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन अल्फा, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पूरा यहाँ पे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यहाँ पे मैं खुद का पोर्टफोलियो बना के दिखाऊंगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, एआई के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू और यहाँ पे खुद का नॉलेज के थ्रू। तो चलो होपफुली ये सारी वीडियो में समझ में आया होगा, स्लाइड डेक में भी समझ में आया होगा हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं आगे। तो अगली वीडियो स्टार्ट होती है, हम लोग एसिड क्लास के बारे में बात करेंगे, और एसिड क्लास में हम लोग बहुत स्पेसिफिक भी जाएंगे कि कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा बॉन्ड में कौन सा बाय करना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आगे। कुछ भी डाउट होगा मुझे मेल या व्हाट्सएप कर देना। ओके, चलो मिलते हैं फिर।